औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का आपका जो लेक्चर है एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से वो केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर सिलेबस में से चैप्टर नंबर 3 द एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसमें आपका आज का लेक्चर जो है वो है लेक्चर नंबर 4 और आज का आपका टॉपिक होगा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। बेटा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी इज रिलेटेड विद द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब इस थ्योरी के हवाले से अगर इंट्रोडक्टरी पॉइंट बताया जाए तो भाई एक जर्मन केमिस्ट था मैक्स प्लांक, जिसने 1900 में ये थ्योरी दी। इस थ्योरी देने से पहले इस बंदे ने क्या किया, इसने मुख्तलिफ तजुर्बात किए। इन तजुर्बात में इसने मुख्तलिफ चीज़ों को गर्म किया, हीट किया। अब वो मुख्तलिफ चीज़ें जब मैं कह रहा हूँ कि दे में भी आइदर लिक्विड्स, गैसेस और सॉलिड्स, मैटर की तीनों स्टेट में आप कोई भी चीज़ की बात कर सकते हो। अब उन चीज़ों को जब इसने गर्म किया तो क्या देखा कि भाई चीज़ों का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया, यानी चीज़ों ने हीट एब्जॉर्ब की। और फिर उन्हीं चीज़ों को जिनको इसने गर्म किया उनको इसने छोड़ दिया ताकि वो चीज़ें ठंडी हों दोबारा। ज़ाहिर है कोई चीज़ गर्म होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता चला जाएगा, हीट एब्जॉर्ब होती चली जाएगी। जब वही चीज़ ठंडी हुई तो आहिस्ता आहिस्ता हीट एनर्जी उन्हीं चीज़ों ने रिलीज़ की, टेम्परेचर गिरता चला गया, कम होता चला गया। अब ये उसके तजुर्बात थे जिसमें इसने चीज़ों को गर्म करके देखा, फिर उन्हीं चीज़ों को ठंडा करके देखा, और इन मुशाहिदात की बुनियाद पे इसने एक थ्योरी दी जिसको अपने नाम से मंसूब करके प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहा। अब आप जानते हैं कि भाई किसी भी चीज़ को गर्म किया जाता है तो उसका टेम्परेचर डायरेक्ट लोवेस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल पे नहीं जाता, बल्कि ग्रेजुअली वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यानी हीट एनर्जी अगर कोई बॉडी एब्जॉर्व करती है तो वो डायरेक्ट मिनिमम से पीक पे नहीं चली जाती हीट एनर्जी उसकी, बल्कि वो रफ्तार टेम्परेचर इंक्रीज करते करते हीट एनर्जी मिनिमम से मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती है। इसी तरीके से जब कोई चीज़ ठंडी होती है तब भी डायरेक्ट टेम्परेचर मैक्सिमम लेवल से मिनिमम लेवल पे नहीं आ जाता, बल्कि ठंडा होने में भी उसको टाइम लगता है। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता वो चीज़ एनर्जी इमिट करती है, रिलीज़ करती है, और उसका टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है। मगर कंटिन्यूसली डायरेक्ट एक ही झटके में ना चीज़ कोई गर्म होती है ना कोई चीज़ ठंडी होती है। अब इसको बुनियाद बना के इसने जो थ्योरी दी उसको इसने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहा। इसने क्या कहा कि भाई कोई भी बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी या एनर्जी इमिट करेगी तो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं करेगी, एक ही झटके में नहीं करेगी, बल्कि ये काम जो होगा वो वक्फे से होगा, डिसकंटिन्यूअस मैनर में होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई चीज़ गर्म होगी तो डायरेक्ट टेम्परेचर मिनिमम से मैक्सिमम पे नहीं जाएगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, और जब कोई चीज़ ठंडी होगी तब भी डायरेक्ट टेम्परेचर मैक्सिमम से मिनिमम लेवल पे नहीं आता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आता है। तो इसने भी ये कहा कि भाई कोई भी चीज़ अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी या हीट एनर्जी इमिट करेगी तो वो काम जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने या इमिट करने में करेगी वो एक ही झटके में नहीं करेगी, लगातार नहीं करेगी, बल्कि वक्फे से करेगी, डिसकंटिन्यूअस मैनर में करेगी, इन सेपरेट यूनिट्स ऑफ वेव करेगी। अब एनर्जी की वो मिकदार जो कि कोई भी बॉडी एनर्जी इमिट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है, वो मिकदार जो एक वक्फे में एक टाइम इंटरवल में कर रही है, उसको इसने नाम दिया क्वांटम का। कह रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड आउट बाय अ बॉडी इन वन टाइम इंटरवल इन वन यूनिट ऑफ वेव इज कॉल्ड क्वांटम। बेटा, क्वांटम की जमा या प्लूरल लफ्ज पढ़ा जाता है क्वांटा। क्वांटम मीन्स वन यूनिट ऑफ वेव, क्वांटा मीन्स मैनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी वेव्स। क्वांटम की मैंने पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखी है कि इट इज द स्मॉल वेव पैकेट और वेव बंडल ऑफ एनर्जी। क्वांटम किसी भी किस्म की तवानाई का एक छोटा सा वेव पैकेट या वेव बंडल होता है। अब तवानाई की कई अक़साम है बेटा जी, हीट भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, सो मेनी फॉर्म ऑफ एनर्जीज आर देयर। तो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी का एक छोटा सा वेव पैकेट, एक छोटा सा वेव बंडल ले लो, उसको आप नाम दे सकते हो क्वांटम का। मगर जब इन तमाम में से एक स्पेसिफिक एनर्जी की फॉर्म आ जाए, लाइट एनर्जी, रोशनी जिसको हम कहते हैं, तो लाइट एनर्जी का जो वेव पैकेट, वेव बंडल है, उसको आप क्वांटम तो जनरल कहते हो, मगर एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है फोटॉन का। फोटो मीन्स लाइट। तो फोटॉन दरअसल
एक ऐसा वेव पैकेट है, एक ऐसा वेव बंडल है जो कि खास तौर पे लाइट एनर्जी से बना हुआ है, उसके लिए आप लफ्ज फोटोन का इस्तेमाल करते हो। अदरवाइज लाइट एनर्जी को छोड़ के बाकी कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, उसका वेव पैकेट या उसका वेव बंडल क्वांटम कहलाता है। तो अब अगर मैं ऐसा कहूं तो मेरे ख्याल से मैं सही कहूंगा कि भाई एवरी फोटोन इज अ क्वांटम बट एवरी क्वांटम इज नॉट अ फोटोन। हर फोटोन तो क्वांटम है मगर हर क्वांटम फोटोन नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही क्वांटा फोटोन कहलाएंगे जिनमें रोशनी होगी, विच आर मेड अप ऑफ लाइट एनर्जी। तो फोटोन आर द क्वांटा विच आर मेड अप ऑफ लाइट एनर्जी, and except light energy all other form of energies and their wave bundles are called just quanta or quantum। बेटा तीसरा पॉइंट इस थ्योरी का कि भाई कोई भी बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है या एनर्जी इमिट कर रही है तो उस एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होने का दारोमदार उसकी वेव्स की फ्रीक्वेंसी पर है। The amount of energy absorbed or emitted out by a body is directly proportional to the frequency of radiation। यानी E मैथमेटिकली आप लिखोगे तो E is directly proportional to nu। Nu is the symbol used for frequency of radiation। और आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं तो कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। मैं यहाँ पे ऐसे भी कह सकता हूँ नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड आउट बाय अ बॉडी का दारोमदार है। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसमें एनर्जी ज्यादा, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी कम उसमें एनर्जी कम। अब यहां से आप ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो आप इक्वल टू का साइन देते हो और आप कांस्टेंट यूज करते हो h, जिसको आप नाम देते हो प्लांक्स कांस्टेंट का। तो मैंने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैंने कांस्टेंट दिया h, मेरी इक्वेशन बन गई E इज इक्वल टू एच न्यू, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। यहाँ पर E अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड आउट बाय बॉडी, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और h इज दी प्लांक्स कांस्टेंट। अब प्लांक्स कांस्टेंट की CGS सिस्टम में वैल्यू 6.625 into 10 power minus 27 arcs into second, प्लांक्स कांस्टेंट की सिस्टम इंटरनेशनल में वैल्यू 6.625 into 10 power minus 34 जूल into second, क्योंकि एक अर्ग फिर जूल में कन्वर्ट होता है तो 10 power minus 7 जूल लगता है। तो आपने यहाँ से अर्ग हटाया तो 10 power minus 7 बढ़ जाएगा, 10 power minus 34 जूल into second हो जाएगा। अब देखो h का वैल्यू तो आपने ये रखा या ये रखा, कांस्टेंट रखा। अब E का दारोमदार डायरेक्ट आ गया न्यू पे। न्यू अगर 1 लोगे तो h इंटू 1, ये आपका जवाब E बराबर h आ जाएगा। अगर न्यू का वैल्यू आप 2 ले लो तो E बराबर हो जाएगा 2h के। इसी तरीके से न्यू का वैल्यू आप 3 ले लो तो E आ जाएगा 3h के बराबर। यानी E डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली न्यू के वैल्यू पे। न्यू इंक्रीज होता चला जाएगा, E इंक्रीज होता चला जाएगा। इसीलिए हमने वहां पे पढ़ा था कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड आउट बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब जनाब फ्रीक्वेंसी का दारोमदार फिर वेवलेंथ से होता है इनवर्स, यानी जो वेव लंबी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम और जो वेव छोटी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन ही हम ये पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। तो 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में ज्यादा तादाद वेव्स की ये बनेगी जो कि छोटी होंगी, कम तादाद में ये वेव्स बनेगी जो कि बड़ी होंगी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं, यानी आप न्यू फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ लैम्डा के साथ इनवर्स चलती है। यहाँ पर c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट का सिंबल है जो कि 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब आपने अगर न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा इस इक्वेशन में लाए न्यू की जगह, तो आपकी इक्वेशन 1 जो बन गई वो इक्वेशन 2 की सूरत में आ गई और इक्वेशन 2 आपकी बनती है E बराबर hc अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज दी वेवलेंथ
h is the Planck's constant, c is the velocity of light। अब ये दोनों भी कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन का जवाब कांस्टेंट ही आएगा। अब आपका लैम्डा बढ़ेगा तो e घटेगा, लैम्डा घटेगा तो e बढ़ेगा, यानी वेवलेंथ के साथ एनर्जी इनवर्स, जबकि फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी डायरेक्ट। तो बेटा जी कंक्लूडिंग पॉइंट प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का यही बना कि एक ऐसी वेव जिसकी वेवलेंथ कम मगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, उसमें एनर्जी ज़्यादा, और एक ऐसी वेव जिसकी वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, उसमें एनर्जी ज़्यादा, एक ऐसी वेव जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम, उसमें एनर्जी भी कम होगी। सो एवरी वेव हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ बट लेसर फ्रीक्वेंसी विल बी हैविंग lesser amount of energy, while the waves having shorter wavelength and greater frequency will be associated with greater amount of energy. This is the conclusion of Planck's quantum theory. ये आपका आज का पहला टॉपिक। बेटा आज का दूसरा टॉपिक जिस पे हम अभी बात करेंगे वो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लॉर्ड रदरफोर्ड नामी साइंटिस्ट जिसने ये मॉडल दिया, इस मॉडल के नतीजे में आपको एटम के अंदर जो दरमियानी हिस्सा एटम का न्यूक्लियस कहलाता है उसके बारे में आपको सबूत मिला, यानी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस आप कह सकते हो कि इस मॉडल के नतीजे में मिली। और इस बंदे ने एटम के अंदर मुख्तलिफ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट भी वजाहत से डिटेल में डिस्कस की। मॉडल वॉज गिवन बाय लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911 1911 में ये बंदा क्या करता है, ये बंदा कुछ तजुर्बात करता है अपने कुछ साथियों के साथ। तजुर्बात क्या थे, इस बंदे ने एक बारीक सी पतली सी गोल्ड फॉइल ले ली। अब आप ऐसा समझो कि ये जो बोर्ड आपके सामने आपको नजर आ रहा है, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम करूं कि ये एक थिन गोल्ड फॉइल है, और इस बोर्ड के पीछे वाली जो दीवार है उसको अगर हम तस्वर करें कि फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक फिल्म है। ये गोल्ड फॉइल है, बोर्ड की पीछे वाली दीवार आप समझ लो कि फोटोग्राफिक फिल्म है, फोटोग्राफिक प्लेट है। सामने वाली दीवार जो है उसको भी आप फोटोग्राफिक फिल्म समझ लो। ये राइट और लेफ्ट वाली जो दीवारें हैं इनको आप फोटोग्राफिक प्लेट समझ लो। छत को आप फोटोग्राफिक प्लेट समझ लो, फर्श को आप फोटोग्राफिक प्लेट समझ लो। यानी दाएं जानिब, बाएं जानिब, सामने, नीचे, ऊपर, पीछे, ये सारी फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं, फोटोग्राफिक फिल्म्स हैं। और ये बोर्ड जितना आपको नजर आ रहा है इसको आप तस्वर करोगे थोड़ी देर के लिए कि भाई ये एक थिन गोल्ड फॉइल है। अब इस थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर लॉर्ड रदरफोर्ड और उसके साथियों ने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। अब वो अल्फा पार्टिकल्स ये लाए कहाँ से? अल्फा पार्टिकल्स जो इन्होंने हासिल किए वो एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम में से हासिल किए। PO इज द सिंबल यूज्ड फॉर पोलोनियम। अब ये इनका तजर्बा था कि दे गॉट alpha particles out of polonium and they bombarded those alpha particles on a thin gold foil and observed the effect on the photographic plate. अब तजर्बात तो हो गए, तजर्बात की बुनियाद पे मुशाहिदात क्या हुए? मुशाहिदात यानी ऑब्जर्वेशंस इनको ये हुई कि तकरीबन 8000 के करीब गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल्स की तादाद 8000 के करीब गोल्ड फॉइल के ऊपर जब बम्बार्डमेंट कराई इन्होंने, तो इन्होंने ये देखा कि तकरीबन सारे के सारे गोल्ड फॉइल के आर पार चले गए। अल्फा पार्टिकल्स की एक बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन सारे के सारे वो गोल्ड फॉइल के आर पार चले गए, और पीछे की जानिब जो फोटोग्राफिक प्लेट फिक्स थी उस पर जाके उन्होंने फॉगिंग के निशानात बनाए। सिवाय चंद एक अल्फा पार्टिकल्स जिन्होंने जाके सामने वाली दीवार पे फॉगिंग के निशान पैदा किए। चंद एक अल्फा पार्टिकल्स ने दाएं जानिब, चंद एक ने बाएं जानिब, कुछ ने ऊपर, कुछ ने नीचे। बाकी मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स की ऐसी थी जो आर पार निकल गई, और उन्होंने जाके दूसरी जानिब, पीछे की जानिब जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उस पर जाके फॉगिंग के निशानात पैदा किए। ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी।
अब आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे कंक्लूडिंग पॉइंट्स होते हैं, नतीजा अखज़ किया जाता है कि नतीजा क्या निकला। अब कंक्लूजन्स में सबसे पहला कंक्लूजन इन्होंने जो किया वो किया एटम के वॉल्यूम के ऊपर। इन्होंने ये कहा कि भाई ज्यादा तादाद अल्फा पार्टिकल्स की चूंकि आर पार निकल गई और दूसरी जानिब जो फोटोग्राफिक प्लेट फिक्स थी उस पर जाके निशानात छोड़े, इसका ये मतलब निकलता है कि एटम एक बहुत बड़ा हिस्सा जो वॉल्यूम का ऑक्यूपाई किए हुए वो खाली है, एम्प्टी है। सो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द atom is empty because they found that majority of the alpha particles were penetrated through the gold foil undeflected। तो पहला आपने वॉल्यूम ऑफ एटम के बारे में पॉइंट पढ़ा कि भाई मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी। दूसरा कह रहा है सिर्फ चंद एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि गोल्ड फॉइल को हिट करके या के पीछे की जानिब जो है वो वापस गए या दाएं बाएं जाने मुड़ गए। तो चंद एक अल्फा पार्टिकल्स का गोल्ड फॉइल को टकरा के वापस मुड़ना या वापस जो है जाना, ये इस बात की दलील है कि एटम का जो दरमियानी हिस्सा है, सेंट्रल पार्ट, वो एक सख्त और घने जिस्म पर मबनी है, कंसंट्रेटेड बॉडी है, और वो हार्ड और कंसंट्रेटेड बॉडी इन्होंने उसको नाम दिया न्यूक्लियस का। और फिर क्या कहा कि भाई एटम का सारा मास जिसको आप एटॉमिक मास कहते हो वो सारे का सारा इसी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, न्यूक्लियस के बाहर एटम का मास नहीं होता। सो होल मास ऑफ द एटम व्हिच इज कॉल्ड एटॉमिक मास इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले जर्रात प्रोटॉन मौजूद होते हैं, और प्रोटॉन की मौजूदगी इस बात की दलील है कि पूरे के पूरे न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज बनती है वो पॉजिटिव चार्ज बनती है, जिसको आप न्यूक्लियर चार्ज कहते हो। और वो न्यूक्लियर चार्ज किसी भी एटम की इस तरह से लिखी जाती है Ze पॉजिटिव। ये न्यूक्लियर चार्ज का सिंबल है, और ये Ze पॉजिटिव उतना होगा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में होंगे। कह रहा है न्यूक्लियस के बाहर मखसूस मुफासले के ऊपर, डेफिनेट डिस्टेंस के ऊपर सर्कुलर पाथ्स बने होते हैं, गोल रास्ते बने होते हैं, गोल मदारात बने होते हैं, जिनको शेल्स और ऑर्बिट्स कहते हैं। इन शेल्स में, इन ऑर्बिट्स में फिर नेगेटिव चार्ज वाले ज़रात इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, और तादाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हमेशा बराबर रहती है। जितनी तादाद प्रोटॉन की न्यूक्लियस के अंदर होगी उतनी ही तादाद में इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि मुख्तलिफ शेल्स में मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में तकसीम होंगे, जो कि स्पिन और रिवॉल्व कर रहे होंगे इन शेल्स में, इन ऑर्बिट्स में। फिर आगे कहता है कि भाई न्यूक्लियस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचता है, जिस ताकत से, जिस कुव्वत से, वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जबकि इलेक्ट्रॉन घूमते भी रहते हैं और अपने आप को न्यूक्लियस के दूसरी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं ताकि न्यूक्लियस के अंदर ना गिर पाएं, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एटम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा आपस में बराबर होती हैं, जिसकी वजह से ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर पाते हैं, ना इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर जाते हैं और अपना काम किए जाते हैं, मुसलसल नॉन स्टॉप घूमते रहते हैं, ना न्यूक्लियस में गिरेंगे, ना न्यूक्लियस एटम का रेडियस छोड़ के बाहर जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एटम में हमेशा बराबर होती हैं। एटम का नेचर न्यूट्रल होता है क्योंकि एटम में प्रोटॉन की तादाद जो कि न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो कि न्यूक्लियस के बाहर, वो हमेशा तादाद में बराबर। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कैंसिल होके एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, कोई चार्ज एटम के ऊपर नहीं होती। बेटा पहली बार एटम का एक तफसीली जायजा इस शख्स ने पेश किया, लॉर्ड रदरफोर्ड ने। तमाम चीज़ें एटम के बारे में तफसील के साथ इसने बयान की, और ये बड़ा एक कामयाब मॉडल था एटम का, रदरफोर्ड्स मॉडल। मगर चूंकि कहते हैं कि भाई साइंस में किसी भी चीज़ की कोई इंतहा नहीं होती, कोई हद नहीं होती, साइंस में चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं, एक थ्योरी के ऊपर दूसरी थ्योरी आती है। 1911 में ये मॉडल आया, एक साल तकरीबन गुजरा, 1912 की बात है। इसी का एक शागिर्द था जो कि इसी की लेबॉरेटरी में इसके साथ काम करता था, डेनमार्क से ताल्लुक़ था, नील बोहर उसका नाम था। नील बोहर के नाम से भी आपने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी बड़ी मशहूर मैट्रिक 9th के लेवल पे भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ी थी चैप्टर 3 में इसमें, और आगे है भी, हम पढ़ेंगे भी। अब नील बोहर ने 1912 में अपने ही उस्ताद, अपने ही सीनियर दोस्त लॉर्ड रदरफोर्ड से कुछ सवालात किए, और वो सवालात जो नील बोहर ने इससे किए
वो लॉर्ड रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स या वीकनेसेस के तौर पे जाने पहचाने जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। अब नील बोहर ने जो दो बातें इससे की और जिन बातों का तसल्ली बख्श जवाब उस वक्त लॉर्ड रदरफोर्ड के पास नहीं था, नहीं दे पाया, जिनको कि मैं वीकनेसेस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल कह रहा हूँ, मैं डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल कह रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से गौर से सुनिएगा। पहला सवाल जो कि नील बोहर ने लॉर्ड रदरफोर्ड से किया, जिसका तसल्ली बख्श जवाब लॉर्ड रदरफोर्ड ना दे पाया, पहला वीकनेस, पहला वीक पॉइंट, पहला डिफेक्ट जो कि रदरफोर्ड मॉडल का, वो ये था। नील बोहर ने इससे पूछा कि भाई आपने जो बात की कि एटम में प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मखसूस मदारात में, शेल्स में, ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप एटम के गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द एटम में घूमेंगे, नॉन स्टॉप मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी लूज करता चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक कंटिन्यूस मोशन में रहने वाली बॉडी अगर एनर्जी लूज करती चली जाए तो बिलाखिर उसका मास लूज होगा। उसका मास लूज होगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस वो कम पड़ती जाएगी, वो जो है कमज़ोर होती चली जाएगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिससे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींच रहा है वो बढ़ती चली जाएगी। बिलाखिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खिंचते 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 एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि न्यूक्लियस में गिरे, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरे तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स अगर मिलें तो धमाका होना चाहिए, एटम को फट जाना चाहिए, एटम शुड बी कोलैप्स्ड, बट इट नेवर हैपन्स। मगर ऐसा होता नहीं है। इसका क्या रीज़न है? आई रिपीट अगेन कि अकॉर्डिंग टू दी नील बोहर, ही आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लॉर्ड रदरफोर्ड कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन पाथ्स कंटिन्यूसली, they must emit energy in a continuous manner. If they emit energy in a continuous manner, their mass should become less and less. If their mass becomes less and less, the electrostatic force will be dominating over the centrifugal force, and as a result electron should fall down into the nucleus and atom should be collapsed. But it is not so. What is the reason behind that? This was the first question asked by Neil Bohr from Rutherford. दूसरा सवाल जो नील बोहर ने लॉर्ड रदरफोर्ड से किया वो ये किया कि सर अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मैनर में न्यूक्लियस के गिर्द फिरते हैं मुख्तलिफ मदारात में, सो दे शुड इमिट कंटिन्यूसली द एनर्जी, द इमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन शुड बी इन अ कंटिन्यूस मैनर। और अगर एनर्जी कंटिन्यूस मैनर में इमिट हो इलेक्ट्रॉन के घूमने से तो एटम में जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो भी कंटिन्यूस बनना चाहिए, मगर एटम में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता। एटम हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है। इसका क्या रीज़न है? तो ये जनाब दूसरा डिफेक्ट था, दूसरा पॉइंट था जो कि लॉर्ड रदरफोर्ड ने पूछा, लॉर्ड रदरफोर्ड से पूछा गया नील बोहर की जानिब से, और इसका भी तसल्ली बख्श जवाब लॉर्ड रदरफोर्ड के पास नहीं था। लिहाजा ये दो बातें जो कि रदरफोर्ड से नील बोहर ने पूछी, ये दोनों तारीख़ में लॉर्ड रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स या वीकनेसेस के तौर पे जाने जाते हैं। अब ये बात हो गई 1912 की। 1912 में ये दो बातें पूछी गई जिनके जवाब तसल्ली बख्श नहीं दे पाया लॉर्ड रदरफोर्ड। 1913 में नील बोहर ने अपनी थ्योरी दी जिसको अपने नाम से मंसूब करके इसने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी कहा। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी लाने का मकसद ही ये था कि लॉर्ड रदरफोर्ड के मॉडल में जो डिफेक्ट इसने खुद ने पॉइंट आउट किए उनको रिमूव भी किया जा सके और एटम से हासिल करदा लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में एक क्लियर इमेज लोगों के जहनों में दिया जा सके। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी वाज number 1 to remove the objections raised against Rutherford model and to give a clear idea about the line spectrum of atom.